नमस्कार, आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। एक ऐसा शो जहां पर हम आपको बताते हैं कि कैसे अपनी कमाई, खर्च और बचत और साथ में निवेश की रणनीति आपको बनानी चाहिए ताकि आपकी जिंदगी के हर आर्थिक लक्ष्य को आप पा सकें। शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। आज से बड़ा अस्पतालों का रूम रेंट, हेल्थ इंश्योरेंस कवर में कौन से बदलाव जरूरी बताएंगे आपको आज शो पर। साथ ही सैर सपाटा हुआ महंगा, निवेश पर दे ज्यादा ध्यान। म्यूचुअल फंड स्कीम को कब कहें बाय बाय, क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए किसी भी स्कीम को अपने पोर्टफोलियो से निकालने में, आज आपको बताएंगे। रिटायरमेंट के बाद भी क्या जारी रखें इक्विटी में निवेश, जानिए आज। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। अगर आप भी निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन या क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में अपना सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। नंबर है 9619873567। ये वो व्हाट्सएप नंबर है जहां पर लिखित रूप में भी आप सवाल पूछ सकते हैं। चाहे तो सवाल को वीडियो के रूप में शूट करके भी वो वीडियो इस नंबर पर अपलोड कर सकते हैं। चलिए, तो कुछ महीनों से लगातार उतार चढ़ाव बाजार में जो दिखाई दे रहा है उससे म्यूचुअल फंड निवेशक खासे परेशान तो हुए होंगे। लेकिन इस बीच अगर आप सोच रहे हैं कि आपका फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है और आपको उससे छुटकारा पा लेना चाहिए, ये करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको कंसीडर कर लेनी चाहिए। कौन कौन सी है वो बातें और क्या क्या पैमाने हैं जिसके दम पर आप ये तय कर सकते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड स्कीम को पोर्टफोलियो में रखना है या नहीं। विस्तार से इस पर चर्चा करते हैं। एटी मनी के COO संतोष नवलानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। तो म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस इतनी वॉल्टिलिटी, इतनी अस्थिरता में साफ तौर से कॉम्प्रोमाइज़ तो हुई होगी। जो निवेशकों ने पिछले 2 से ढाई साल में बम्पर रिटर्न देखे होंगे अपनी स्कीम में, थोड़ा सा उनको झटका लगता हुआ अपने मुनाफे पर दिखाई दे रहा होगा। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे निवेशक ऐसे होंगे जो शायद अपने फंड्स में बने रहना चाहते होंगे। इन्हें मैं थोड़ा समझदार निवेशक कहूँगी क्योंकि वो शायद बाजार की चाल को समझते होंगे और बाजार की उतार चढ़ाव की फितरत को समझते होंगे। लेकिन जो निवेशक, खासतौर से वो कि पिछले 2.5 साल से जो आए हैं बाजार में, जिनके लिए म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करना नया तरीका है, वो शायद म्यूचुअल फंड के नेचर को नहीं समझ पाए और इसीलिए जल्दबाजी में किसी फंड से निकलकर अपना घाटा भी कर सकते हैं। ये सब आप ना करें, इसीलिए संतोष चर्चा की शुरुआत करते हैं। अपने म्यूचुअल फंड को पोर्टफोलियो में से निकालने का निर्णय आप लें, पहला क्राइटेरिया उसके लिए क्या होना चाहिए, क्या देखना चाहिए? हाय कविता। सबसे पहले आपको समझना चाहिए एज एन इन्वेस्टर कि आपने किस फंड कैटेगरी में इन्वेस्ट किया था और उस फंड की उस कैटेगरी में जितने भी फंड्स हैं उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है और बेंचमार्क जो ट्रैक कर रहे हैं वो फंड्स उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इन्वेस्टेड हैं या लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी ऑफ फंड्स में इन्वेस्टेड हैं, तो आप सबसे पहले देखिए कि बाकी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी या बाकी लार्ज मिड कैप कैटेगरी फंड्स ने कैसे परफॉर्म किया है और उनके जो बेंचमार्क्स हैं, मोस्टली फ्लेक्सी कैप फंड्स BSE 500 या NSE 500 को बेंचमार्क मानते हैं और लार्ज मिड कैप फंड्स NSE 200 या लार्ज मिड कैप इंडेक्स को बेंचमार्क मानते हैं। तो आप ये चारों चीजें देखिए, कैटेगरी परफॉर्मेंस और बेंचमार्क के अगेंस्ट में रिस्पेक्टिवली, एंड फिर उसके बाद डिसाइड करिए कि आपका फंड ने अंडर परफॉर्म किया है कि नहीं किया है। बहुत बार हम एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स मिस्टेक कर बैठते हैं कि जस्ट बिकॉज हमारा पोर्टफोलियो नुकसान में चल रहा है या हमारी परचेज वैल्यू से नीचे चल रहा है तो हमको लगता है कि हमारा फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है। ऐसा नहीं है। आपको पहले मार्केट देखना है, कैटेगरी के फंड्स देखने हैं और फिर डिसाइड करना है कि आपका फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है ना। फंड की अंडर परफॉर्मेंस का केवल रिटर्न देखने से ही तय होती है? कविता, 2 तरीके होते हैं परफॉर्मेंस देखने के लिए। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो
जो मैंने आपको आंसर दिया वो मैंने आपको शॉर्ट टर्म अंडर परफॉर्मेंस के लिए बताया कि क्योंकि आपका क्वेश्चन था कि जो नए इन्वेस्टर मार्केट में आए हैं उनको कैसे जज करना चाहिए अपने परफॉर्मेंस को। लेकिन आप अगर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो आपको दो चीजों पे ध्यान देना है। फंड चढ़ते हुए मार्केट में कैसे परफॉर्म करता है और गिरते हुए मार्केट में कैसे परफॉर्म करता है। एज ईटी मनी, हम ईटी मनी ऐप में एक फंड रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं हर फंड के लिए, और इसमें हम दो चीजें देखते हैं, एक परफॉर्मेंस की क्वालिटी और दूसरी होती है डाउनसाइड प्रोटेक्शन। हम कोई भी इन्वेस्टर इंडिया में या ग्लोबली हमेशा ये दो चीजें देखता है कि उसका नुकसान कम हो जब मार्केट गिरे, और जब प्रॉफिट आए तो एटलीस्ट मार्केट जितना या मार्केट से ज्यादा प्रॉफिट कमाए। तो ये दो चीजें देखने इंपॉर्टेंट है। आप अगर से परफॉर्मेंस को रिटर्न्स के तरीके से मेजर करेंगे तो आप एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं देखेंगे फंड क्वालिटी पर्सपेक्टिव से कि ये फंड डाउनसाइड कितना प्रोटेक्ट करता है। जो फंड डाउनसाइड ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, मतलब कि मार्केट से कम गिरता है, आप उसको ज्यादा बढ़ावा दीजिए उस टाइप के फंड को, ना कि सिर्फ ब्लाइंडली रिटर्न्स फॉलो करने के लिए। में अगर मुझे समझना हो संतोष, तो ये बताएं कि वो ऐसी कौन कौन सी म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज होंगी जिनमें डाउनसाइड प्रोटेक्टेड था, यानी जिनमें गिरावट थोड़ी सी कम थी बाकियों के मुकाबले। क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड अगर हम एक स्कीम के तौर पे देखें तो इनमें भी रिटर्न्स, भले ही आप एक कैटेगरी की बात कर लें, लेकिन अलग अलग फंड मैनेजर्स चूँकि इनको हैंडल करते हैं तो रिटर्न्स में आपको और उनके कामकाज के तरीके में आपको अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। अब ऐसे में किस हद तक वॉलेटाइल हुए हैं म्यूचुअल फंड्स, किन किन कैटेगरी के बारे में आप यहाँ समझा सकते हैं हमें? सो कविता, एक्चुअली आप अगर कोई भी फंड कैटेगरी उठाएंगे, खास करके जिसमें रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जो कि इक्विटी फंड्स, 15 से 20% इन्वेस्टर इंडिया में एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी और डायनेमिक एसेट लोकेशन में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो आप प्राइमरली इक्विटी और ये दो तीन कैटेगरीज को देखेंगे तो इसमें भी काफी वेरिएशन है परफॉर्मेंस में। लार्ज मिड कैप में कोई फंड्स हैं जिन्होंने अभी भी पॉजिटिव रिटर्न दिया है पिछले एक साल में, और बहुत फंड ऐसे भी नेगेटिव रिटर्न भी दिया है डबल डिजिट में। तो मैं ये कहूंगा कि इस टाइम पे जो अंडर परफॉर्मेंस है या जो वेरिएशन है परफॉर्मेंस में, वो अक्रॉस कैटेगरीज है, तो कोई एक कैटेगरी को पिक नहीं कर सकते। विद इन कैटेगरीज आपको देखना है कि कौन सी कैटेगरी कम गिरी है। तो अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी देखेंगे तो शायद उसी में एक प्योर इक्विटी पर्सपेक्टिव देखेंगे तो प्योर इक्विटी पर्सपेक्टिव से लार्ज कैप कैटेगरी ऑफ फंड्स थोड़े कम गिरे हैं कंपेयर टू फ्लेक्सी कैप और लार्ज मिड कैप, सिंपली बिकॉज मिड कैप में करेक्शन ज्यादा आया है और स्मॉल कैप में उससे भी ज्यादा है। ऐसे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी जहां पे स्मॉल कैप एलोकेशन ज्यादा था, उनमें करेक्शन ज्यादा आया है। तो ये हुआ लार्ज कैप, लार्ज मिड कैप, फ्लेक्सी कैप पर्सपेक्टिव से रिटर्न। बहुत सारे फंड्स ऐसे भी हैं जो यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और जैसे कि हमने देखा है कि नैस्डैक ने बहुत ज्यादा करेक्शन दिया है और S&P 500 भी काफी ऑलमोस्ट आई थिंक क्लोज टू 15 to 17% करेक्शन S&P 500 में भी आया हुआ है। तो जो फंड्स यूएस में इन्वेस्ट करते हैं पूरी तरह या यूएस को अलोकेशन देते हैं, जैसे कि कोई फ्लेक्सी कैप फंड्स है जो कि यूएस में इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने कम रिटर्न दिया है या ज्यादा करेक्शन दिया है ऐसे बोलेंगे। लेकिन आई वुडंट से कि जस्ट बिकॉज इन्होंने करेक्शन ज्यादा दिखाया है कंपेयर टू लार्ज कैप, ये कैटेगरीज खराब है। आई वुडंट से दैट। बिल्कुल, कैटेगरीज खराब है, फंड खराब है, फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसके बहुत अलग मायने होते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट की भाषा को समझते हो या उसको फॉलो करते हो। अब ऐसे में मान लीजिए हमने 2 साल पहले एक पोर्टफोलियो बनाया संतोष, जहाँ पर हमने अलग अलग कैटेगरीज के फ़ंड को शामिल किया। अब क्योंकि बाज़ार में उतार चढ़ाव है तो इन फंड्स की परफॉर्मेंस में भी हमें उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अब अगर कोई एक पर्टिकुलर फ़ंड मुझे गिरावट दे रहा है तो उस गिरावट के साथ मैं उस फंड में कब तक रहूं, क्योंकि जल्दबाजी में भी तो फंड से निकलने का फैसला नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि ऐसे करने में मैं अच्छे खासे फंड से हाथ धो बैठूं, है ना। अगर फंड में कमाने की क्षमता है और बाजार की हालांकि अस्थिर चाल चल रही है तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, लेकिन वो इम्पैक्ट कब तक मैं देखूं उस फंड पर होता हुआ, कब तक उस फंड पर बनी रहूं, उस पर दाव लगाऊं, ये निर्णय हम कैसे ले सकते हैं? दो तरीके हैं कविता, दो टाइप के सिनारियोज हैं, वो रादर से। तो सिनारियो नंबर 1 है कि आपने जब इन्वेस्ट किया था, क्या वो फंड टॉप परफॉर्मिंग में था या वो एवरेज परफॉर्मर था। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स
टिपिकली एक ऐसे ही फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो कि रिसेंट पास्ट में काफी अच्छा रिटर्न देके गया है, जो कि ईटी मनी रैंक पे टॉप में फीचर कर रहा होगा या वैल्यू रिसर्च रेटिंग पे भी 4 या 5 स्टार होगा। तो बहुत इन्वेस्टर ही रेटिंग देख के या रीसेंट परफॉर्मेंस देख के इन्वेस्ट करते हैं। तो आप अगर ऐसे फंड में इन्वेस्टेड थे या इन्वेस्ट किया आपने जो कि उस टाइम पे टॉप परफॉर्मिंग था, तो 1.5 या 2 साल के अंडर परफॉर्मेंस से, जो कि मार्केट एक्चुअली काफी वोलेटाइल रहा है, आप कोई भी फंड को जज नहीं कर पाएंगे, नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि इतना उतार चढ़ाव मार्केट में आया है अक्रॉस मार्केट कैप कैटेगरीज, अक्रॉस सेक्टर्स, कि कोई भी फंड मैनेजर के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंस से एक हाई कन्विक्शन बैट लेना शायद किसी केस में नुकसान दिया होगा या प्रॉफिट दिया होगा। तो ये एक लक फैक्टर भी आता है शॉर्ट टर्म में मार्केट में। तो आई वुडंट इवन से कि अगर आपने टॉप परफॉर्मिंग फंड में इन्वेस्ट किया था 2 साल पहले या 1.5 साल पहले, तो आपका अंडर परफॉर्मेंस आपको स्लीपलेस नाइट्स देनी चाहिए। आप डटे रहें अपने फंड परफॉर्मेंस के ऊपर, अपने फंड्स के ऊपर, और कोशिश करें कि वो ट्रैक करें कि कैटेगरी पर्सपेक्टिव से अगले 1 साल में कैसे परफॉर्म कर रहा है, और फिर कॉल लें। और अगर आप ऐसे फंड में इन्वेस्टेड थे जिसने पिछले 2-3 साल में सस्टेन अंडर परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन आपने कोई एजेंट या एडवाइजर या म्यूचुअल फंड मैनेजर की कमेंट्री पढ़ के या राय लेके आपने इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें आपको एक कॉन्फिडेंस था कि द वे जैसे फंड मैनेज किया जाने वाला है आगे जाके, वो ऐसे मैनेज किया जाएगा कि शायद अंडर परफॉर्मेंस रिकवरी आए, और आपको अगर वो नहीं दिखी है तो शायद आपको उस फंड से निकलना चाहिए। क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस जो पिछले 4-5 साल से था और आपने फिर से एक अंडर परफॉर्मिंग फंड में इन्वेस्ट किया, होप में कि फ्यूचर में बेटर परफॉर्मेंस आएगा, तो आप शायद उस फंड से निकलना बेटर रहेगा। क्योंकि इस टाइम पे वैसे भी इट्स अ गुड टाइम टू री लुक एट योर पोर्टफोलियो। एक थर्ड तरीका ये बोलूंगा कि अगर जनरली जैसे अभी हम 2 साल से मार्केट देख रहे हैं, काफी उतार चढ़ाव है, लेकिन अगर आप एक लंबे समय में इन्वेस्टेड रहें तो आप अपने पोर्टफोलियो को देखिए कि अगर आपने पिछले 7 या 10 साल से इन्वेस्ट किया है कि फंड के अंदर, और आपने पहले 5 साल में बहुत अच्छा पैसा कमाया है, और आप उस रिटर्न को देखिए, वो रिटर्न आपको अभी भी आपको कंपेयर टू कैटेगरी, कंपेयर टू निफ्टी या निफ्टी 500 से अच्छा लग रहा है, अच्छा दिख रहा है, तो आप फंड मैनेजर को चांस दीजिए। क्योंकि पिछला 1 साल 1.5 साल काफी वोलेटाइल रहा है, और अकॉर्डिंगली नेक्स्ट 1 साल में तय करिए कि आपका परफॉर्मेंस, आपको फंड में क्या करना चाहिए। सब निवेशक तभी तय कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट का जो टाइम होराइजन है, यानी आपकी जो निवेश की अवधि है, वो कम से कम 5 या 5 साल से ज़्यादा है। क्योंकि छोटी अवधि में फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करेंगे। अगर आपका नज़रिया 1 साल का 2 साल का है, कर सकते हैं, लेकिन वो कैटेगरी इक्विटी की नहीं हो सकती, वो कैटेगरी होगी डेट की। तो ये जो बदलाव की बात संतोष कर रहे हैं, ये क्लियरली आपका अगर लंबा होराइजन है, अगर आपने अपने म्यूचुअल फंड को किसी लक्ष्य से बांधा हुआ है, तभी ही आपको इन तमाम बातों को सोचना होगा, इस पर आपको काम करना होगा, अमल करना होगा, स्पेशली अगर आप किसी फंड को अपने पोर्टफोलियो से निकाल रहे हैं। अच्छा, अपने फंड को पोर्टफोलियो से निकालने के बाद उसी कैटेगरी के किसी फंड में मान लीजिए अगर उसकी परफॉर्मेंस भी सेम हो, तो उसको शामिल करना क्या सही होगा संतोष? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं, लोग क्या करते हैं ना, पॉइंट के बाद के डिफरेंस को भी कंसिडर कर लेते हैं कि अच्छा पॉइंट यहाँ पर कम है, पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा है, तो इतना रिटर्न मिल रहा है, तो सेम कैटेगरी रहेगी लेकिन ईएमसी अलग अलग हो जाएंगी। ऐसे बदलाव से कुछ फ़ायदा होता है क्या? नहीं कविता, एक्चुअली एज अ सेड, आपका फंड्स को बेचने का या फंड से निकलने के का जो मेन डिसीजन होगा, वो कैटेगरी अंडर परफॉर्मेंस और बेंचमार्क को नहीं बीट करने का ओवर सस्टेन पीरियड, तो ही आप करेंगे। और जाहिर है कि अगर आप वो कैटेगरी के कंपेयर में करेंगे तो आपको दिखेगा कि अगर 0.2-0.3% से आप अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें आपका जो बेचने में एग्जिट लोड या टैक्स लगेगा, या फिर आप जो एक इनकन्वीनियंस लेंगे फिर से री इन्वेस्ट करने का, वो शायद कोई फायदा नहीं देगा आपको। क्योंकि आप ये देखिए, जब इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आप कर रहे हैं इन्वेस्ट 12%, 14%, 15% रिटर्न ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो अगर 0.2-0.3% आपका अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है कंपेयर टू अदर कैटेगरी ऑफ फंड, और सेम कैटेगरी में कंपेयर टू अदर फंड्स, तो इट विल नॉट हेल्प यू इन एनी वे, इन माय ओपिनियन। बेंचमार्क से अपने फंड को कैसे कंपेयर करना चाहिए? बेंचमार्क से करना चाहिए या सेम कैटेगरी के आपके जो पेयर फंड्स होंगे उनके साथ करना चाहिए? कंपैरिजन करने का सही तरीका क्या है, और उस कंपैरिजन के बिना पे क्या आप ये कॉल ले सकते हैं कि इस फंड से निकल जाना चाहिए?
सो कविता, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई एम ऑफ द ओपिनियन कि एक फंड जो बनाया जाता है, एक फंड मैनेजर अपने आप को जज करने के लिए एक बेंचमार्क फिक्स करता है। लेकिन एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप उस कैटेगरी में मल्टीपल फंड्स देखते हैं। तो सबसे पहले आपको कैटेगरी पर्सपेक्टिव्स देखना चाहिए कि कैटेगरी में आपका जो आप फंड इवैल्यूएट कर रहे हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि बेंचमार्क को बीट करना या बेंचमार्क को ट्रैक करना फंड मैनेजर का काम है। आपका एज इन्वेस्टर काम है कि अगर आप एक्टिवली मैनेज फंड सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको देखना है कि उस एक्टिवली मैनेज कैटेगरी में कौन से फंड्स कैटेगरी में आउट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो आई वुड से कि बेंचमार्क एक फंड मैनेजर का प्राइमरी पैरामीटर है इवैल्यूएट करने के लिए, लेकिन एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपका प्राइमरी पैरामीटर कैटेगरी आउट परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस होना चाहिए। फंड से निकलने का भी एक तरीका होगा ना। आपने देख लिया कि रिटर्न खराब है और निर्णय ले लिया और सारे पैसे एक साथ निकाल दिए, ये तो सही तरीका हो नहीं सकता है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि आप निवेश करें तो आप एक लक्ष्य के तहत निवेश करेंगे, तो निकालने का भी तो एक तरीका होना चाहिए ना। श्योर श्योर। सो आपका जो क्वेश्चन है उसको मैं दो तरीके से आंसर करूंगा कविता। जो पहला क्वेश्चन आपने बोला कि अगर आप निकलना चाहें तो आपको पूरा एक साथ निकलना चाहिए कि धीरे धीरे निकलना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लीवर है। बहुत इन्वेस्टर्स ये मिस्टेक करते हैं कि हम धीरे धीरे एसआईपी इन्वेस्ट कर करके लाखों या काफी बड़ा अमाउंट जोड़ते हैं, और फिर जब हम फंड चेंज कर रहे होते हैं तो हम पूरा पैसा बैंक अकाउंट में निकाल के फिर से एसआईपी शुरू करते हैं। ये एक गलत तरीका होता है, क्योंकि आप अगर एक फंड से निकल रहे हैं लेकिन आप एसेट क्लास में एक्सपोज रहना चाहते हैं, तो आप अगर फॉर एग्जांपल लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं फॉर अनदर 5 इयर्स, लेकिन आप इस फंड से निकल रहे हैं क्योंकि ये फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो आप लार्ज कैप टू लार्ज कैप एक्सचेंज कर रहे हैं अपने एसेट को। आपको सिर्फ उस फंड से पैसा निकालना है और इमीडिएटली इन्वेस्ट करना है। आपको उस टाइम पे ये नहीं देखना है कि मार्केट चढ़ रहा है या उतर रहा है, क्योंकि आप उस एसेट क्लास में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, आप सिर्फ फंड परफॉर्मेंस की वजह से चेंज कर रहे हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है कि जब आप निकालने के क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं आपके एग्जिट पर्सपेक्टिव से, तो सबसे पहले ये होता है कि आप एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका एक ग्लाइड पाथ होना चाहिए कि आप कैसे अपने पोर्टफोलियो में रिस्क कम करते जाएंगे और अपने पैसे, जोड़े हुए पैसे को प्रोटेक्ट तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। तो जैसे आपका गोल अगर 10 साल का है, आप अगर 8वें साल में या 7वें साल में पहुंच गए, तो आपको बहुत सारा पैसा इक्विटी से निकाल के डेट में रखना चाहिए, क्योंकि ये रिकमेंडेड नहीं होता है कि आप इक्विटी एसेट क्लास में एक्सपोज्ड रहें जब आपका होराइजन 3 साल या उससे कम हो, कम से कम। तो अगर आप आखिरी के 2 या 3 साल बचे हुए हैं आपके लॉन्ग टर्म गोल में, तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना कम ज्यादा पैसा 50%, 60-70, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल और रिस्क एपेटाइट, आपको इक्विटी से निकल के डेट में करना चाहिए। तो उस टाइम पे आपको ये नहीं देखना चाहिए कि मेरा फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है या आउट परफॉर्म कर रहा है, आपको एसेट क्लास चेंज करनी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लीवर है कि जब गोल अचीव कर रहे होते हैं या गोल के बेसिस के लिए पैसा निकालना होता है, तो आपको धीरे धीरे पैसा सेफ एसेट में करना होता है। ये एक सिचुएशन नंबर 1 होती है। सेकंड सिचुएशन आती है जब आप पोर्टफोलियो को अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं और पोर्टफोलियो को पीरियडिकली रीबैलेंस कर रहे होते हैं। तो रीबैलेंसिंग करते वक्त अगर आपको पैसा इक्विटी डेट में डालना है या डेट से इक्विटी में डालना है, उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि आपके पास एक ही फंड है और वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप उसमें से नहीं निकले, ऐसा नहीं है। आपको एसेट क्लास को रीबैलेंस करना है, तो आप पैसे को निकालेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस, क्योंकि आपका टाइम आ गया है कि आपका इक्विटी और डेट को फिर से रीलुक किया जाए। और थर्ड एस्पेक्ट हमने डिस्कस किया कि अंडर परफॉर्मेंस है, तो आपको कैटेगरी और बेंचमार्क को देख के फिर डिसीजन लेना है कि आपको फंड से निकलना चाहिए ना। ऑलराइट, तो यहाँ पे जितना आप सोच समझकर किसी फंड को पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं, उसी तरह निकलने से पहले भी आपको कुछ होमवर्क कर लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर फिर भी आप होमवर्क नहीं कर पाए तो अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और दर्शकों को गाइड किया कि एग्जिट स्ट्रैटेजी किसी फंड से कैसे निकाली जाए। लेकिन हम